Good morning, everyone. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is class 11 of BST Business Study, chapter number 2, the forms of business organization. So, this is a very important chapter of business study. इस चैप्टर में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में समझेंगे कि कितनी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है. सो द फॉर्म्स मीन्स यहाँ पे जो फॉर्म्स होता है उसका मतलब टाइप्स हो गया. दैट मीन्स टाइप्स ऑफ बिजनेस. एन ऑर्गेनाइजेशन इज द दैट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में काम करते हैं. स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बिजनेस, शॉप, रिटेल शॉप, हर तरह का जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्था है, सभी ऑर्गेनाइजेशन है. और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा दो ही तरह का होता है, एक जो प्रॉफिट के लिए काम करती है और एक जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है. जो प्रॉफिट के लिए काम करती है उसे हम लोग प्रॉफिट मोटिव कहते हैं. प्रॉफिट मोटिव मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप इसको, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन. और जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है उसे हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ चुके हैं. बट अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कितने तरह का बिजनेस होता है, क्योंकि हर तरह का बिजनेस दो तरह का हो सकता है. एक जो प्रॉफिट के लिए काम करे और जो एक प्रॉफिट के लिए काम नहीं करे. बहुत सारे संस्था, बहुत सारा क्लब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, तो वो एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. बट इस चैप्टर में कौन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में डिस्कस कम किया गया है. और चैप्टर के जो टाइप्स हैं या बिजनेस के जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा किया गया है. सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह का होता है, मतलब कितनी तरह की संस्थाएं होती हैं जो बिजनेस के अंतर्गत आती हैं. तो पहला आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर का मतलब यहाँ पे मालिक होता है और सोल मतलब अकेला होता है, मतलब अकेला मालिक. जब कोई इंसान खुद का बिजनेस खुद को अकेला चलाता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है. वहीं पार्टनरशिप का अगर हम लोग बात करें तो पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग होते हैं जो बिजनेस को साथ में स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं. और एक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ये बिजनेस के सब टाइप है जहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं, जहाँ पे पूरा मतलब कि खानदानी बिजनेस होता है, ये कह सकते हैं एंसेस्टर का बिजनेस होता है या संपत्ति होता है जिसको जो परिवार के लोग हैं ये वो चलाते रहते हैं. इस तरह का बिजनेस को हम लोग जब एक ही परिवार के लोग जब किसी बिजनेस को चलाते हैं और उसे हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं. फिर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा. और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा. पर फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर इसके बारे में हम जाने तो यहाँ लिखा है अ बिजनेस ओन और मैनेज कंट्रोल बाय अ सिंगल ओनर. देखिए कोई भी बिजनेस को अगर कोई एक सिंगल ओनर मतलब क्या, एक अकेला इंसान या अकेला मालिक ओन करें, मतलब खरीद के रखे कोई बिजनेस को, या मैनेज करे या उसको चलाए या कंट्रोल करें, उसको संभालें, तब वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है. मतलब अगर मैं किसी बिजनेस को चला रहा हूँ या मेरा कोई शॉप है या कोई दुकान है, चाहे रिटेल शॉप हो, होलसेल शॉप हो, किसी तरह का हो, या फर्म हो या कंपनी हो, अगर उस कंपनी को या फर्म को मैं सिर्फ अकेले ही चला रहा हूँ, पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है. अगर यहाँ जरा ध्यान दिया जाए तो यहाँ कॉमन एरिया ऑफ द पर्सनलाइज सर्विसेज मिलेगा आपको. मतलब कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप खुद से कस्टमर से बात करता है और उससे मतलब कि यहाँ पे अकेला जब बिजनेसमैन होता है तो वो कस्टमर से डील भी अकेले करता है. मतलब यहाँ पर्सनलाइज सर्विस मिलेगा, पर्सनल सर्विस मिलेगा, जो कि आपको मालिक के थ्रू से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही मालिक है, ज़्यादा मालिक तो है नहीं. तो यहाँ पे जो बिजनेस होगा वहाँ जो कस्टमर होगा इस तरह का बिजनेस में, उसमें कस्टमर का बिजनेसमैन के साथ या ओनर के साथ सीधा कॉन्टेक्ट होगा, सीधा बातचीत होगा. एग्जाम्पल देखिए तो रिटेल शॉप हो गया, इसके एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप के. ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून हो गया, और भी बहुत सारे इसी के एग्जाम्पल हो सकते हैं. इनमें से ये कुछ है जो एग्जाम्पल जिसको हम लोग जानना चाहिए.
अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें, उसके अच्छे बुरे चीज़ों के बारे में बात करें, तो फॉर्मेशन एंड द क्लोजर, मतलब फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्मेशन करना मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट करना, दैट इज फॉर्मेशन। क्लोजर मतलब बंद करना। तो इस तरह का बिजनेस को जब जहाँ पे अकेला बिजनेस होता है वहाँ पे कोई भी इंसान बिजनेस को खोल सकता है और चाहे तो बंद करके जा भी सकता है। तो यहाँ पे किसी तरह का फॉर्मेलिटी का जरूरत नहीं है, आराम से आप चाहे इस तरह का बिजनेस को कर सकते हैं और चाहे तो बंद कर सकते हैं। जैसे रिटेल शॉप हो गया, आपका मन है तो आप खोल के रखिए, नहीं तो अगर आपको दुकान नहीं चल रहा तो आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें और भी फीचर दिखा है, जैसे कि लाइविटी के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ लाइविटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस हो जो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, उसका लाइविटी जो होता है मतलब कर्ज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वो बैंक से लोन लेके रखता है, क्रेडिटर से गुड्स लेके रखता है, और भी दोस्तों से पैसा लेके रख सकता है, मतलब उसके बहुत जगह से वो पैसा को कर्ज लेता है ताकि वो बिजनेस को चला सके। इतना आप कंफर्म समझ जाइए, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, किसी तरह का भी बिजनेस हो, अगर वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है तो वहाँ पर हमेशा जो लायबिलिटी होगा, जो कर्ज होगा बिजनेस का, वो हमेशा ज़्यादा होता है। आगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे लिखा है अगला जो फीचर्स है, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिपिसिएंट। मतलब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कहा गया है कि यहाँ पे जो रिस्क बियर होता है, रिस्क को जो बर्डन जो शेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर खुद करता है। मतलब यहाँ कोई और आपके साथ काम नहीं कर रहा है, मतलब जो भी रिस्क होगा सिर्फ आपका होगा, और जो भी प्रॉफिट भी होगा जिसको आप रिसीव करेंगे वो भी सिर्फ आपका होगा। मतलब रिस्क भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। अगला अगर ध्यान देंगे तो यहाँ कंट्रोल के बारे में बात किया गया, कंट्रोल भी आपका रहेगा, और नो सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहते हैं सेपरेट एंटिटी के बारे में। तो एंटिटी का मतलब यहाँ पे बिजनेस होता है और सेपरेट मतलब अलग होता है। मतलब यहाँ पे एक बात बता देते हैं आपको कि जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं जहाँ पे मालिक आप खुद होते हैं, या मतलब कोई भी इंसान अगर कोई मालिक है, ठीक ना, जिसमें कोई इंसान किसी तरह का बिजनेस कर रहा है या रिटेल शॉप को खोल के रखा है, तो अगर वो मर जाता है तो वो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे उस बिजनेस का कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो इंसान मर जाता है तो उसको कोई और संभाले। तो जब किसी इंसान का बिजनेस सिर्फ एक इंसान के द्वारा चलेगा तब वो उसका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, मतलब उसके मरने के बाद वो बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर सेपरेट एंटिटी का मतलब यहाँ पे हो गया कि उसके मरने के बाद बिजनेस चलते रहेगा, दैट इज सेपरेट एंटिटी, मतलब उसको चलाने वाला कोई और हो सकता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक है, जिसकी वजह से ये बिजनेस भी मरने के बाद उसका बंद हो जाएगा। करेक्ट। आगे डिस्कस करें तो यहाँ है लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिल्कुल यहाँ पे कहा गया, जैसे मैंने कि बताया आपको कि अगर बिजनेसमैन मर जाता है इसमें या उसको कुछ हो जाता है तो बिजनेस भी जो कंटिन्यूटी है इसका वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और बंद हो जाएगा। आगे बात करें मेरिट और डिमेरिट का, कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मेरिट क्या होता है और डिमेरिट क्या होता है। तो मेरिट में आप देख सकते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग है। आप जब अकेला बिजनेस करते हैं तो आप सारा डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपको किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। साथ में लिखा है कॉन्फिडेंशियली, मतलब यह होता है कि जो भी विश्वास के साथ आप काम करेंगे, यहाँ धोखा खुद को आप तो दे नहीं सकते, आपको हमेशा विश्वास रहेगा कि आप बिजनेस को अच्छे से चला रहे हैं। जब दो पार्टनर रहेगा तो वहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है, विश्वास का कमी हो सकता है, पर जब खुद बिजनेस चलाएंगे तो कॉन्फिडेंस का कमी नहीं होगा। डायरेक्ट इंसेंटिव, यहाँ जो भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, जो भी सैलरी मिलेगा, जो भी इंसेंटिव मतलब यहाँ तो होता है रिवॉर्ड मिलना, जो कि जैसे कि प्रॉफिट है तो सिर्फ आपको मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, और आप उसको किसी के साथ शेयर भी नहीं करेंगे। सारे इंसेंटिव, सारे पैसे आपको मिलेंगे। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आप इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह का बिजनेस को, और चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट मतलब यहाँ पे होता है कि आपको लगेगा कि आप बिजनेस जब चला रहे हैं तो ये कंप्लीट भी हो रहा है, मतलब कि अच्छे से चल रहा है और ये पूरा हो रहा है सारा कुछ चीज़ें। जब आप साथ में काम किसी को साथ करते हैं तो आपको हमेशा डाउट रहता है। अब इसके लिमिटेशन, डिमेरिट, डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक जो भी कहिए, इसकी बुराई के बारे में समझते हैं। हमने अभी तक इसका मेरिट के बारे में पढ़ा था कि अच्छी अच्छी बातें क्या हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बुराई के बारे में, इसकी खराबियों के बारे में, कि इस तरह का बिजनेस जब आप करते हैं तो आपको इसका क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है। तो पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब होता है, रिसोर्स मतलब हो गया संसाधन, संसाधन का मतलब हो गया कैपिटल, पूंजी। जैसे कि आपके पास मशीन की कमी हो गया, लैंड का कमी होगा, क्योंकि आप अकेला बिजनेस चलाएंगे तो आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं होगा, पूंजी सीमित रहेगा। अब पूंजी सीमित रहेगा, संसाधन भी सीमित रहेगा, और संसाधन को ही हम लोग रिसोर्स कहते हैं। जैसे मशीन हो गया उसका कमी होगा, लैंड का कमी होगा, पैसों का कमी होगा, एम्प्लॉय का कमी होगा। आप अकेला कितना चला सकते हैं, तो आप ज़्यादा चला नहीं पाएंगे, तो ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। पर आप जिस किसी के साथ काम करते हैं तो आपका वहाँ रिसोर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है।
आगे देखिए तो लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, बिल्कुल लिमिटेड लाइफ है। जब आपको कुछ भी हो जाता है या जो बिजनेस चला रहा है तो वो बिजनेस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, उसका लिमिटेड लाइफ है, मतलब एक निश्चित लाइफ होता है कि अगर कोई इंसान को कुछ भी हुआ तो वो बिजनेस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही अकेले चला रहा था। अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिल्कुल लायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, लायबिलिटी कर्ज हमेशा ज़्यादा होता है। बैंक से लोन, जैसे कि मैंने बताया था, क्रेडिटर से माल लेना, या इन्वेस्टर अगर आपका कंपनी में पैसा लगा रहा है या फर्म में पैसा लगा रहा है तो आप बहुत जगह से कर्ज लेते रहते हैं, तो यहाँ पे आपका कर्ज क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। उसके बाद है लिमिटेड मैनेजर स्किल, मतलब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। मैनेजर स्किल का मतलब होता है कि आपको यहाँ प्रोफेशनल का कमी मिलेगा, क्योंकि आपकी कंपनी को आप खुद चला रहे हैं, तो आप ज़्यादा लोगों को हायर नहीं करेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉय को नहीं रखेंगे, आप ज़्यादा खुद से बिजनेस को चलाना चाहेंगे, मतलब आपको यहाँ पे आइडिया का कमी मिलेगा। जो आइडिया होता है वो आपका प्रोफेशनल के पास होता है, प्रोफेशनल हो गया जैसे सीए हो गया, एमबीए हो गया, ये लोग क्या करते हैं, जो डिग्री लेके आते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास न्यू आइडिया, न्यू इन्वेंशन हर तरह से वो लेस होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। पर ये चीज़ें कम होगी क्योंकि आप खुद बिजनेस को चला रहे हैं, आपका आइडिया उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, और आपको यहाँ पे लिमिटेड मैनेजर स्किल देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ मैनेजर स्किल का मतलब यहाँ पे हो गया बस आपको आइडिया का कमी होना। अगला टॉपिक है हमारा जो कि है पार्टनरशिप। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये जान लेना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत इसको लाया गया था। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर कोई फर्म को चलाता है या कंपनी को चलाता है तब वो पार्टनरशिप कहलाता है। मतलब कि जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं तब वो आपका पार्टनरशिप कहलाएगा, और इस पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार गवर्न किया जाता है, देखरेख किया जाता है। मतलब कुछ भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ इस एक्ट के अनुसार सॉल्व किया जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business and carry on by all or acting one of them acting for all। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा गया, एक ये रिलेशन है बिटवीन द पर्सन, मतलब लोगों के बीच में ये रिलेशन है। हु है एग्रीड, मतलब कि वो एग्री होते हैं कि चलो हम लोग बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे ऑफ द बिजनेस, एंड कैरिड बाय ऑल, मतलब इस तरह का बिजनेस को सभी चला सकता है, या एक्टिंग वन ऑफ देम, मतलब कोई एक भी चला सकता है सबके लिए। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए A, B, C पार्टनर्स हैं, जिसमें ए और बी क्या किया है, ये दोनों एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। ए बी सी पार्टनर है और ए बी क्या है, एक्टिव पार्टनर है। मतलब एक्टिव पार्टनर मतलब कि वो पार्टनर हमेशा बिजनेस जाता है, उसने ए और बी ने कैपिटल लगाया है और बिजनेस में हमेशा जाते रहता है, मतलब अपने ऑफिस को संभालते रहता है, देखरेख करते रहता है। पर सी क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब जानते क्या होता है, देखिए जो पैसा लगा देता है पर बिजनेस में जाता नहीं, मतलब वो फॉर्म नहीं जाएगा, सिर्फ पूंजी लगा देगा, पर हाँ जिस दिन प्रॉफिट बटने का होगा वो वहां पहुंच जाएगा और शेयर करेगा प्रॉफिट को कि हमको भी प्रॉफिट दो। मतलब कोई पार्टनर क्या करता है, कभी कभी पैसा लगाता है और जाता नहीं, तो उस तरह से सिर्फ वो प्रॉफिट मांगता है, तब वो स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। और जब पार्टनर काम करता है और फर्म में रोज जाता है तो उसको हम लोग एक्टिव पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए A B C है, तो ये तीनों बिजनेस को चला सकता है। हो सकता है ए सिर्फ अकेला चलाए, मतलब एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सबके लिए एक्टिंग कर सकता है, मतलब सबका काम कर सकता है। बी और सी सिर्फ पूंजी लगा देगा, एक क्या करेगा, काम करेगा। तो इस तरह से भी कंपनी चल सकती है, ठीक है। तो इसको आप पार्टनरशिप में कह सकते हैं। फीचर देखते हैं, फॉर्मेशन, बिल्कुल यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेशन करना है, इस तरह का बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको एक एग्रीमेंट का जरूरत बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट दो तरह का होता है, एक को आप ऑरल कह सकते हैं बोलकर, एक हो सकता है रिटन। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार एग्रीमेंट दोनों तरह का हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है कि क्या जो पार्टनरशिप है वो आपका ऑरल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आप चाहे तो ऑरली भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दो लोगों के साथ मिलकर। अगला है लायबिलिटी के बारे में, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, हमेशा लायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। रिस्क बियरिंग के बारे में बात करें तो रिस्क शेयर होगा, जितना पार्टनर होगा सब मिलकर रिस्क को शेयर करेगा। लॉस होगा तो लॉस शेयर करेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयर करेगा। डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करें तो ये भी डिसीजन भी शेयर किया जाएगा, कोई एक इंसान डिसीजन नहीं ले सकता है बिजनेस के बारे में, सबको मिलकर लेना है। कंटिन्यूटी बिल्कुल रहेगा, पर एग्रीमेंट खत्म होने के बाद हो सकता है जो पार्टनरशिप है खत्म हो जाए और बिजनेस भी खत्म हो जाए, मतलब लेक ऑफ कंटिन्यूटी है, कमी है थोड़ा सा कंटिन्यूटी होने का। हो सकता है A B C में C मर गया
तो ए और बी भी बिजनेस को बंद करते हैं, या हो सकता है चला भी सकता है और नहीं भी चला सकता है, मतलब कि कंटिन्यूटी होने का यहाँ पे कमी है। कंटिन्यूटी हो भी सकता है, हो भी नहीं भी हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपको 2 पर्सन देखने मिलेगा इस तरह का पार्टनरशिप में, और मैक्सिमम आपको 50 देखने को मिलेगा। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर पूछे तो यहाँ 2 होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पूछे पार्टनरशिप में तो वो 50 होगा। म्यूचुअल एजेंसी होता है ए और बी में, सभी मिलकर बातें करता है, एक दूसरे से एग्रीड होते हैं। मेरिट के बारे में बात करें पार्टनरशिप का, तो यहाँ मेरिट है मोर फंड, जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं साथ में काम करते हैं तो फंड का कमी नहीं होता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इस तरह का बिजनेस को आप पार्टनरशिप को आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, और चाहे तो बंद करके जा सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क को आप शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप रिस्क को शेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल रिस्क को शेयर कर सकते हैं, सभी रिस्क शेयर किया जाएगा। डीमेरिट के बारे में बात की जाए तो पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट, यहाँ झगड़ा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। कंप्लीट मतलब हो गया झगड़ा या डिस्प्यूट होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर हैं, कोई भी डिसीजन में कुछ भी बातों में झगड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मैंने जैसे कहा कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, किसी तरह का बिजनेस हो, अगर वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है तो लाइबिलिटी खर्च हमेशा उस तरह का बिजनेस का ज़्यादा होगा। लिमिटेड रिसोर्स, बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्स होगा। ए बी सी है, मान लीजिए 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, फिर भी रिसोर्सेज का कमी होता है और रिसोर्स लिमिटेड ही होते हैं। आप उतने कैपिटल लगा पाएंगे जितना लगाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा पाएंगे। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, बिल्कुल एग्रीमेंट खत्म हुआ, आपका ये पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको नया पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा। आगे बात करें पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप को भी 2 भागों में बांटा गया है, और डिस्कस अगर हम करें तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब समय के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ड्यूरेशन के बेसिस में बात किया जाए तो पार्टनरशिप विल के अनुसार होता है, विल मतलब इच्छा के अनुसार, मतलब कि जब तक हम चाहेंगे तब तक पार्टनरशिप चलेगा, हम नहीं चाहेंगे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। फिर पार्टिकुलर पार्टनरशिप में आता है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मान लीजिए ए और बी दोनों इंजीनियर हैं और दोनों कहीं कंपनी के पास गया है और कह रहा है कि कंपनी ए और बी में किसी को एक को काम देना चाहता है, तो यहाँ ए और बी क्या क्या कर सकता है, अपने आप में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर सकता है और ये तय कर सकता है चलो एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम लोग ले लेते हैं और हम दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है ये दोनों, और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो ये दोनों पार्टनरशिप को खत्म कर देता है। मतलब सिंपल सी बात, जब भी ये इस तरह का जो पार्टनर है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म पार्टनरशिप खत्म। जैसे मान लीजिए अगर ब्रिज बनाने का ऑर्डर है तो ब्रिज बना देता है अगर ए बी और बी, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, और पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। तो पार्टनरशिप विल के अनुसार आप इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें आप जब मन तब बिजनेस को बंद कर सकते हैं, तो इस तरह का बिजनेस बहुत ही खराब होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अगला बात करें लिमिटेड लायबिलिटी का और जनरल पार्टनरशिप का। लिमिटेड लायबिलिटी जिसको हम लोग एलएलबी भी कहते हैं, इसका मतलब होता है इसमें से इस तरह का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसमें लायबिलिटी बहुत कम होता है, हमेशा लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। बट एक पार्टनरशिप है जिसमें लायबिलिटी जो है कम हो सकता है। मान लीजिए बहुत सारे पार्टनर हैं पर किसी एक का बहुत ज़्यादा लायबिलिटी हो सकता है और किसी का कम हो सकता है। मान लीजिए किसी फर्म में 20 पार्टनर हैं, ठीक है, 20 में से एक का मान लीजिए कि एक का लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बाकी सबका लायबिलिटी बहुत कम है। ऐसा कब होता है, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे समझिएगा। कभी कल क्या होता है, कोई कंपनी है, ठीक है, और उसमें 20 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 20 पार्टनर में एक पार्टनर बहुत मेन है, तो उसका लायबिलिटी बहुत अनलिमिटेड हो जाता है, मतलब उसका कर्ज बहुत हो जाता है, बाकी 19 का कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पूंजी लगाया है यहाँ पे। तो इस तरह से जब पार्टनरशिप बनता है तो उसको हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसमें किसी एक इंसान का लायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगा और बाकी सबका लायबिलिटी बहुत कम होता है। मतलब आप चाहें तो किसी पार्टनरशिप में इस तरह का पार्टनरशिप में अगर आप किसी कंपनी में से मिलते हैं और आप वहाँ कहते हैं कि नहीं मैं लायबिलिटी को बियर नहीं करना चाहता हूँ, मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपका लायबिलिटी क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा, अनलिमिटेड नहीं होगा, एक के जैसा। करेक्ट। जनरल पार्टनरशिप में हमेशा लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, कभी कम नहीं हो सकता। आगे एलएलपी के बारे में बात करें तो यहाँ कम से कम 50 पार्टनर्स हो सकता है एलएलपी में, 50 लोग हो सकते हैं इस तरह के पार्टनरशिप में। और 50 में से मान लीजिए कि एक पार्टनर का यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होगा और 49 का लिमिटेड हो सकता है, कम हो सकता है। रजिस्ट्रेशन इस तरह का कंपनी का बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये कुछ चार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जो हमारा पहला सॉल्व प्रोप्राइटरशिप है और दूसरा है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। फैमिली बिजनेस ओन एंड कंट्रोल बाय द फैमिली मेंबर एंड कंट्रोल बाय द इल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कि फैमिली बिजनेस होता है ऑन एंड कंट्रोल बाय द फैमिली मेंबर, मतलब कि ये फैमिली में बिजनेस है, मतलब कि पूर्वजों का बिजनेस चल रहा है, इसको मेंबर ही संभालता है, फैमिली का ही मेंबर, एंड कंट्रोल बाय द इल्डेस्ट मेंबर। मतलब और एक बात इंपॉर्टेंट बात, जो फैमिली वाला बिजनेस होता है उसमें जो इल्डेस्ट होगा, जैसे मान लीजिए दादा है तो दादा कंट्रोल करेगा, या दादा का डेट हो गया तो पापा करेगा, पापा अगर डेट हो गया तो उसको बड़ा भाई करेगा, बड़ा भाई का डेट हो गया तो उसका उससे छोटा जो भाई है वो करेगा। और जो भी इल्डेस्ट मेंबर होगा उस बिजनेस का, उसको हम लोग यहाँ पे कर्ता बोलते हैं। और कर्ता का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना हो गया कि जो इल्डेस्ट मेंबर होगा जो बिजनेस को कंट्रोल करेगा, करेक्ट। इस तरह का जो आपको बिजनेस देखने में मिलेगा वो सिर्फ भारत में मिलेगा, इसको हिंदू लॉ के अनुसार चलाया जाता है। मेंबरशिप इज बाय बर्थ, इसमें अगर कोई भी मेंबर जन्म लेता है इस तरह का बिजनेस में तो वो ऑटोमेटिक एक तरह से मतलब कि उस बिजनेस का हकदार हो जाता है, मेंबर बन जाता है। बेस्ड ऑन द टू फैक्टर, इसमें दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है आपका यहाँ पे को पार्सनेसरी, जिसको हम टुगेदर वर्क बोलते हैं, और कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब इस तरह का जो बिजनेस होता है उसमें पहला बात कि सभी लोग एक साथ काम करते हैं, दूसरा कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे कि पूर्वजों का संपत्ति होना चाहिए। अब फीचर्स के बारे में बात करें तो पहला फीचर है इसमें, इसका फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 मेंबर की जरूरत है, एंसेस्टर का प्रॉपर्टी की जरूरत है, ये 2 चीज़ें होना चाहिए। लाइबिलिटी कर्ता का ज़्यादा होता है क्योंकि वो सबसे इल्डेस्ट मेंबर होता है और बिजनेस का कंट्रोल भी उसी का हाथ में होगा, और सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसी का होगा। अदर मेंबर का लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होता है, वो बाकी सब कर्ज मुक्त रहेंगे। कंट्रोल कर्ता का ही होता है क्योंकि लाइबिलिटी भी उसका है तो कंट्रोल भी उसी का रहेगा। कंटिन्यूटी बिल्कुल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लीजिए इल्डेस्ट मेंबर मर गया तो उसके बाद जो उसको फॉलो करेगा वो उसका मेंबर बनकर कर्ता बन सकता है। माइनर मेंबर, यहाँ पे कोई भी जन्म लेगा, अगर वो बच्चा भी है तो ऑटोमेटिक माइनर मेंबर कहलाएगा और वो भी हकदार बन जाता है बिजनेस में। मेरिट की बात करें तो इफेक्टिव कंट्रोल है, बहुत अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा इस तरह का बिजनेस को। कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस हमेशा चलते रहेगा, अगर इल्डेस्ट मेंबर को कुछ भी हो गया तो बाकी सब जो भाई है या जो भी मेंबर है वो उस बिजनेस को चलाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, बाकी जो मेंबर है जैसे मैंने बताया था कि कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, अब बाकी जो मेंबर है उनका जो लाइबिलिटी होगा वो लिमिटेड होगा। इंक्रीज लॉयल्टी एंड द कॉपरेशन, यहाँ पे लॉयल्टी और कॉपरेशन देखने मिलेगा, मतलब सभी मेंबर में एक विश्वास, एक सहयोग देखने को मिलेगा क्योंकि फैमिली रिलेशन है। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेड रिसोर्स है क्योंकि यहाँ पे आपका एंसेस्टर का भी प्रॉपर्टी को ही सभी भाई बहन या मेंबर जो है चलाते रहता है। लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर्ता का होगा, बिल्कुल यहाँ पे कर्ता का बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी होगा, बाकी मेंबर का लाइबिलिटी कम होगा। डोमिनेंस मतलब होता है शासन, बिल्कुल कर्ता सबसे बड़ा है, वो उसका लाइबिलिटी ज़्यादा होता है, कंट्रोल ज़्यादा होता है, साथ में उसका शासन भी बिजनेस में ज़्यादा होगा। लिमिटेड मैनेजर स्किल, बिल्कुल यहाँ मैनेजर स्किल का कमी देखने को मिलेगा क्योंकि ये फैमिली ही मिलकर चला रहा है, तो यहाँ पे जो फैमिली है वो बाकी लोगों को जैसे हायर बहुत कम करता है, एम्प्लॉय का कमी होता है यहाँ पे, या न्यू आइडिया का ये सब का कमी होता है, या ये लोग प्रोफेशनल को हायर नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत कम करते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं करते हैं, करते हैं, मतलब मैनेजरियल स्किल का कमी है यहाँ पे। मैनेजरियल स्किल का मतलब इतने जानेगा कि प्रोफेशनल का कमी होना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर। कोऑपरेटिव सोसाइटी a voluntary association of the person who join together with the aim of member welfare is known as कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस तरह का सोसाइटी जो होता है, इस तरह का जो बिजनेस होता है, इसमें मिनिमम 10 लोग रहते हैं और वो एक तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें इस तरह का जो सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो बहुत सारे लोगों का हेल्प करते हैं एक तरह से। जैसे मान लीजिए कि फार्मर है, ठीक है, किसी गाँव में फार्मर है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, किसी विलेज में फार्मर है, ठीक है, और फार्मर को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे टूल का जरूरत पड़ता है, केमिकल का जरूरत पड़ता है, सीड का जरूरत पड़ता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है कि जो 10 मेंबर का जो सोसाइटी है, एक तरह का ये भी एक तरह का बिजनेस है, पर ये जो बिजनेस है एक तरह का सोशल वेलफेयर करता है, मतलब समाज का भलाई करता है। ये लोग क्या करेंगे, ये जो विलेज के जो लोग हैं, वो जो फार्मर है, इनको जो सामान है, जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे इनका फसल हो, चाहे इनका सीड हो, चाहे केमिकल का जरूरत हो, कुछ भी जरूरत हो, तो बहुत सस्ते में इनको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एक तरह का ये वेलफेयर कर रहा है। और इस तरह का बिजनेस जो है मिनिमम चलाने के लिए 10 लोग का जरूरत पड़ता है और सभी एडल्ट होना चाहिए, मतलब 18 साल का होना ही चाहिए,
या उससे ज़्यादा उम्र का होना चाहिए ताकि इस तरह का बिजनेस को चला सके। तो ठीक है, तो जब भी इस तरह का जो सोसाइटी होता है, बेसिकली ये वो सोसाइटी जहाँ पे कुछ लोग मिलकर एक तरह का बिजनेस करते हैं और हेल्प करते हैं दूसरे लोगों का। रजिस्ट्रेशन यहाँ बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अनुसार फंड आर रेज थ्रू द मेंबर बाय इशू ऑफ शेयर। फंड भी रेज किया जाता है मेंबर के द्वारा, इशू ऑफ शेयर के द्वारा, मतलब शेयर इशू कर शेयर इशू करेंगे तो कैपिटल पूंजी बिजनेस में आएगा। इस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं या जो बिजनेस है वो अपना कैपिटल को, पूंजी को बढ़ाता है। अगला बात करें तो मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर चाहिए। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है या इस तरह का बिजनेस करना है तो आपका मिनिमम मेंबर 10 होना चाहिए। फीचर्स के बारे में बात करें तो वॉलेंट्री मेंबरशिप विश और एग्जिट है। यहाँ पे जो भी मेंबर चाहे तो बन सकता है और छोड़ के जाना चाहे तो जा सकता है, बट हमेशा 10 मेंबर जरूर होना चाहिए इस तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अगला अगर हम लोग बात करें तो लीगल स्टेटस, बिल्कुल इस तरह का जो सोसाइटी होता है उसको लीगल स्टेटस को फॉलो करना पड़ता है, कानून को फॉलो करना पड़ता है और गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ लिमिटेड होता है क्योंकि ये किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। इसका बेसिकली एम होता है वेलफेयर करना, मतलब ये नॉन प्रॉफिट में आ जाता है, इसीलिए इनका जो लाइबिलिटी होता है लिमिटेड होता है। अगला हम लोग बात करें तो कंट्रोल मैनेजिंग कमेटी का होता है। मैनेजिंग कमेटी में तो हो गया कि जैसे कि जो भी कमेटी है, जैसे कमेटी में 10 लोग हैं तो उसमें से एक चेयरमैन होगा और बहुत सारे जो लोग होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें 100 मेंबर हैं, 10 मेंबर तो मिनिमम है, 100 मेंबर भी हो सकता है, और 100 में से 10 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो लोग हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। अब उन 10 लोगों में भी एक आदमी क्या होता है, चेयरमैन होता है, जो उसका मेन मेंबर होता है। इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो जो भी मैनेजिंग कमेटी होते हैं, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसी को हम लोग मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं, और वो वोटिंग के अनुसार चलता है। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वोटिंग होता है, मेंबर जो सबसे ज़्यादा वोटिंग करेगा वो डिसीजन को पास कर दिया जाता है। सर्विस मोटिव है बिल्कुल यहाँ पे मेंबर्स का जो है वो वेलफेयर करना यहाँ पे मेन एम है। अगला देखें तो मेरिट यहाँ पे ये है स्टेबल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल ये स्टेबल रहेगा। कोई मेंबर अगर चला जाता है तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। इक्वलिटी इन द वोटिंग राइट, सभी मेंबर को इक्वल राइट है वोटिंग करने का। लिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी सबका बराबर है, और लिमिटेड है, ज़्यादा भी नहीं है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, आप आराम से इसको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 उसके अनुसार खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। फ्रॉम द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट भी करता है क्योंकि आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देता है, मतलब छूट देता है टैक्स में जो छूट देता है उसको हम लोग सब्सिडी बोलते हैं। लिमिटेशन क्या है देखते हैं। लिमिटेड रिसोर्स है, यहाँ रिसोर्सेज का आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। इनएफिशिएंट इन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी कमी मिलेगा क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल नहीं रहता है, मेंबर खुद काम करता है। लेक ऑफ सेक्रेसी नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ आपको अपना अकाउंट्स, अपने जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो भी लॉस हो रहा है, सबको आपको शेयर करना पड़ता है। और डिफरेंट ओपिनियन देखने मिलेगा, अलग अलग मेंबर जो है अलग अलग डिसीजन देगा और अलग अलग बातों को रखेगा। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हमने क्या क्या हम लोग ने डिस्कस किया उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, और प्लेलिस्ट में सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। फिलहाल के लिए हमने जो डिस्कस किया और वो आपका 3 पॉइंट कर लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, हिंदू जॉइंट हो गया, और यहाँ पे जॉइंट स्टॉक बाकी है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लिया, जिसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक का एग्जाम में आपसे पहले उसके बारे में पूछा जाएगा, फिर उसका फीचर के बारे में पूछा जाएगा, फिर मेरिट पूछा जाएगा और डिमेरिट पूछा जाएगा, और एक और सवाल पूछा जा सकता है कि आपका पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख भी लेना है, आप इसे अच्छे से लिख लें
कंप्लीट कर लें। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।